मूवी की शुरुआत में हम रीस नामी लड़की को देखते हैं जो कि एक ऐसे कमरे में बंद थी जहां पे चारों तरफ फोन थे। तभी वहां पे एक स्टिकर वाला फोन बजने लगता है। रीस जैसे ही उस फोन को उठाती है तो उसे मालूम होता है कि उसने रॉयल फ्लैक्स जीत ली है, लेकिन देखते ही देखते टेलीफोन से पानी निकलने लगता है और पूरा कमरा पानी से भर जाता है। अब रीस उस पानी में डूबने लग जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसको आगे क्या करना है। फिर वो वही नोट उठाती है और उस पे लिखे हुए नंबर को जाके डायल कर देती है। नंबर को डायल करते ही वहाँ पे एक खुफिया रास्ता खुल जाता है और उस खुफिया रास्ते से सारा पानी बाहर को निकल जाता है। और अगले ही सीन में हमें मालूम होता है कि रीस तो एक गेम खेल रही थी। फिर वो अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ पे हम उसके डैड क्रिस को देखते हैं। खराबी की वजह से पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बंद हो जाती है और सारी डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रीस का कंप्यूटर जल जाता है। कंप्यूटर में लगी हुई आग को वो किसी तरह से बुझा तो लेती है, लेकिन अपने कंप्यूटर को बचा नहीं पाती। आधी रात हो जाती है और रीस को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो अपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करती और खुद ही नीचे बेसमेंट में चली जाती है। और तभी वहाँ पे उसे एक रेडियो फ्लैश नामी किताब मिलती है। थोड़ा और छानबीन करने के बाद उसे एक रेडियो डिवाइस भी मिलता है जो कि उसके दादाजी का था। लेकिन उसके दादाजी यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में रहने के लिए चले गए हैं। जैसे ही वो उस रेडियो डिवाइस को एक्टिव करती है तो उसका कांटेक्ट उसके दादाजी के साथ हो जाता है, जिनका नाम फ्रैंक होता है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। तभी वो अपनी पोती से कहते हैं कि शहर के हालात काफी खराब हैं और लाइट भी नहीं है, तो तुम सभी अपना सामान लेके मेरे पास चले आओ, क्योंकि इस जंगल में मेरे पास खाने पीने की हर चीज की सहूलत मौजूद है। अगली सुबह जब रीस के डैड उठते हैं तो वो अपने डैड को सारी बातों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है कि आपको एक बार दादाजी से बात करनी चाहिए। हालांकि रीस अपने डैड से बात करना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा सेल्फिश मानता था, लेकिन रीस काफी ज्यादा जिद करती है जिसकी वजह से वो अपने डैड से बात करने के लिए मान जाता है। फिर वो अपने डैड से रेडियो पे बात करता है। बात करते वक्त उसके डैड उसे बताते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों मेरे पास चले आओ। और अब ग्रीस को भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी, तो वो वहाँ जाने के लिए अपना सारा सामान जल्दी से पैक करने लग जाते हैं। घर से निकलते वक्त ये दोनों स्टोर पे कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा रश था और लोग चीजों के लिए भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसीलिए ये वहाँ पे सब कुछ छोड़ के जल्दी से अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। ब्रिज पे पहुँच के ये क्या देखते हैं, यहाँ पे तो काफी ज्यादा रश है, तो इन्हें मालूम होता है कि काफी लोग इस सिटी को छोड़ के निकल रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पे इनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी बीचों बीच जंगल में फंस जाती है। ग्रीस जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देख के खुश होता है उसकी बेटी ठीक है। फिर ये मैप के जरिए नदी का पीछा करते हुए अपने दादाजी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। रीस के डैड काफी जख्मी हो जाते हैं जिस वजह से उनसे चला नहीं जाता। थोड़ा आगे जाने पे ये दोनों रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं। रेस्ट करने के बाद ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते ही ग्रीस की हिम्मत खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है। रीस को कुछ समझ नहीं आती तो वो हेल्प के लिए दौड़ने लगती है और थोड़ा आगे जाने पे उसको एक बड़ा सा घर नजर आता है और वहाँ पे उसे ग्लिम नाम का एक आदमी मिलता है। ग्लिम इन दोनों को अपने घर ले आता है। वहाँ पहुँचने पे वो अपने डैड की पट्टी करती है और उसे थोड़ी देर बाद मालूम होता है कि उसके डैड अब मर चुके हैं। अब वो अकेली पड़ चुकी थी, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और काफी रोती है। फिर वो ग्लिम की मदद से अपने डैड को वहीं पे दफन कर देती है। अब ग्लिम डिसाइड करता है कि वो रीस को जरूर इसके दादाजी तक पहुंचा के रहेगा। दूसरी तरफ हमें रीस के दादाजी को दिखाया जाता है जो कि इनकी तलाश के लिए निकल चुके थे। तब उन्हें जंगल के रास्ते में अपने बेटे की कार मिलती है और वहाँ पे उन्हें खून से भरा हुआ एक कपड़ा भी नजर आता है। फिर उस घर के पास वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने पे वो कब्र को देखते हैं। तब उन्हें मालूम होता है कि अब उनका बेटा यानी कि ग्रीस इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ ग्लेन को एक आदमी दिखाई देता है। तभी वो रीस को पीछे जाके छुपने को बोलता है। वो शख्स कोई अनजान था। जैसे ही गाड़ी रुकती है वो आदमी सीधा ग्लेन को गोली मार देता है और गाड़ी को लेके खुद ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब ये देखने के बाद पीछे छुपी हुई रीस काफी घबरा जाती है और रोने लग जाती है और वो आदमी गाड़ी को लेके किसी दुकान पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक और शख्स आ जाता है जो कि हंटर होता है और वो हंटर इस आदमी को भी गोली मार देता है और इस मौके का फायदा उठा के रीस वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन वो हंटर रीस को भी पकड़ लेता है और इसको पकड़ के वो अपने साथ एक बूढ़ी औरत के पास लेके जाता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने हमारे अड्डे पे आके काफी बड़ी गलती कर दी और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
दूसरी तरफ हम रीस के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि ग्लेन की लाश को देख लेता है और वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे अब समझ आ रही थी कि उसकी पोती किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो बूढ़ी औरत रीस से कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी, लेकिन रीस ये सब कुछ करने से मना कर देती है। शादी से मना करने के बाद सजा के तौर पे उसे बेड़ियों से बांध के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह आधी रात को वो अपने बंधे हुए हाथ वहाँ से खोल लेती है। भागने की कोशिश करती है, भाग नहीं पाती क्योंकि दरवाजे पे ताला लगा होता है। तभी वहाँ पे कोइन नामी एक लड़का आ जाता है जो कि उसी बूढ़ी औरत का पोता था और उसका बाप हंटर उसको बेवजह हर बात पे मारा पीटा करता था। तो अब वो रीस का साथ देता है और वो दोनों मिलके वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह कोइन के बाप हंटर को जब इन दोनों के भागने का पता चलता है तो वो इनके पीछे निकल जाता है। रास्ते में ये दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी हंटर इनको देख लेता है और इनके पास पहुँच जाता है। कोइन के पास कोई और रास्ता नहीं था जिस वजह से वो अपने बाप को मारने पे उतर आता है। ये सब कुछ देखने के बाद रीस एक साइड पे जाके छुप जाती है और तभी रीस को एक गन दिखाई देती है। वो जल्दी से गन उठा के हंटर को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी ही वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और तभी वो अपनी गन से शूट करके हंटर को मार देता है। और अपने दादाजी से मिलने के बाद रीस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर हमें कुछ माह बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें रीस, उसके दादाजी और साथ में क्वीन उसी जंगल में एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।